239 लोग, एक फ़्लाइट और सिर्फ एक आखिरी मैसेज, गुड नाइट मलेशियन 370। उसके बाद ना कोई डिस्ट्रेस कॉल, ना कोई इमरजेंसी सिग्नल, ना ही किसी ने उस जहाज़ को दोबारा कभी देखा। 12 साल बाद भी ये दुनिया का सबसे बड़े एविएशन मिस्ट्रीज़ में से एक है। 8 मार्च 2014 मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट MH370 बीजिंग के लिए तैयार खड़ी थी। एयरक्राफ्ट था बोइंग 777-200ER, एक ऐसा लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट जिसे दुनिया का सबसे भरोसेमंद कमर्शियल एयरप्लेन्स में से माना जाता था। उस रात की फ़्लाइट में 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स सवार थे। किसी के लिए बिजनेस ट्रिप था, कोई अपने घर लौट रहा था, कोई छुट्टियों के लिए जा रहा था और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत के लिए रवाना हो रहे थे। एयरपोर्ट पर लोग हंसते हुए अलविदा कह रहे थे। क्रू मेंबर्स मुस्कुराहट के साथ पैसेंजर्स का स्वागत कर रही थी। कॉकपिट में पायलट्स फाइनल चेकलिस्ट्स पूरी कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही था जैसे हर रोज़ दुनिया भर में हज़ारों फ़्लाइट्स के साथ होता है। लेकिन किसी को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि कुछ ही देर बाद ये फ़्लाइट सिर्फ एक सफ़र नहीं बल्कि हिस्ट्री का एक ऐसा राज बनने वाली थी जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। रात के लगभग 12:41 पर फ़्लाइट MH370 ने कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से उड़ान भरी। डेस्टिनेशन था बीजिंग, चाइना। वेदर नॉर्मल था, एयरक्राफ्ट स्मूथली अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ रहा था। कॉकपिट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच रूटीन कम्युनिकेशन चल रहा था। हर इंस्ट्रक्शन का जवाब प्रोफेशनल तरीके से दिया जा रहा था। कुछ ही देर बाद जब फ़्लाइट मलेशिया के एयर स्पेस से निकलकर वियतनाम के एयर स्पेस में एंटर करने वाली थी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट को अगले कंट्रोलर से कांटेक्ट करने के लिए कहा। कॉकपिट से एक शांत आवाज़ आई, गुड नाइट मलेशियन 370। ये सिर्फ एक रूटीन मैसेज लग रहा था। न आवाज़ में घबराहट थी, न इमरजेंसी का कोई इशारा, न टेक्निकल प्रॉब्लम की कोई बात। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये गुड नाइट MH370 की दुनिया के लिए आखिरी ऑफिशियली रिकॉर्डेड आवाज़ बन जाएगी। कॉकपिट से आखिरी मैसेज मिलने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बस इतना इंतज़ार था कि अब MH370 वियतनाम के कंट्रोलर से कांटेक्ट करेगी। ये एक रूटीन प्रोसेस था। हर इंटरनेशनल फ़्लाइट एक देश के एयर स्पेस से निकलकर दूसरे देश के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट में आती है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। वियतनाम के कंट्रोलर्स इंतज़ार करते रहे। MH370 की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पहले लगा शायद फ्रीक्वेंसी चेंज करने में थोड़ी देर हो गई हो। ऐसी छोटी मोटी कम्युनिकेशन डिलेज एविएशंस में कभी कभी हो जाती हैं। लेकिन मिनट्स बीतने लगे, कॉल्स दोबारा की गई, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। और फिर सिविलियन रडार की स्क्रीन पर MH370 का सिग्नल अचानक गायब हो गया। एक पल पहले एयरक्राफ्ट स्क्रीन पर था, अगले ही पल जैसे वो हवा में घुल गया हो। न मेडे कॉल, न डिस्ट्रेस मैसेज। उस वक्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये खामोशी अगले कई सालों तक दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बनने वाली थी। शुरुआत में किसी को किसी बड़े खतरे का एहसास नहीं हुआ। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लगा शायद ये सिर्फ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। मलेशिया और वियतनाम के कंट्रोलर्स एक दूसरे से कांटेक्ट करने लगे। सवाल बस एक था, MH370 आपके कांटेक्ट में है? जवाब आया नहीं। दोनों तरफ उलझन बढ़ने लगी। रडार स्क्रीन पर एयरक्राफ्ट दिख ही नहीं रहा था, रेडियो से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। समय बीतता जा रहा था, लेकिन MH370 का कोई पता नहीं था। उस रात एक रूटीन फ़्लाइट धीरे धीरे एक इंटरनेशनल इमरजेंसी में बदल रही थी। और फिर एक ऐसी बात सामने आई जिसने इस पूरी कहानी को और भी ज़्यादा उलझा दिया। मिलिट्री रडार के रिकॉर्ड्स ने दिखाया कि जिस वक्त दुनिया समझ रही थी कि MH370 गायब हो चुकी है, उस वक्त शायद उसकी कहानी ख़त्म ही नहीं हुई थी। सुबह होने तक सबको लग रहा था कि MH370 शायद कहीं क्रैश हो गई हो। लेकिन इन्वेस्टिगेशन शुरू होते ही एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। मिलिट्री रडार के रिकॉर्ड्स को दोबारा एनालाइज किया गया और उन रिकॉर्ड्स ने दिखाया कि MH370 ने अपना ओरिजिनल रूट छोड़ दिया था।
प्लेन ने अचानक मुड़कर वापस मलेशिया की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। ये कोई छोटा सा टर्न नहीं था। एयरक्राफ्ट मलाई पेनिनसुला के ऊपर से गुजरा और उसके बाद मलक्का स्ट्रेट की तरफ बढ़ गया। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इस पूरे वक्त कॉकपिट से एक भी रेडियो मैसेज नहीं आया, ना इमरजेंसी कॉल, ना टेक्निकल प्रॉब्लम की इन्फॉर्मेशन, ना रूट चेंज करने का कोई एक्सप्लेनेशन। अब ये सिर्फ एक मिसिंग एयरक्राफ्ट का केस नहीं था। अब सवाल ये था, फ्लाइट का रूट बदला क्यों गया, और अगर बदला गया तो किसने। कॉन्टैक्ट टूटने के बाद सर्च ऑपरेशन तुरंत शुरू हुआ। सबसे पहले अंदाज़ा ये था कि एयरक्राफ्ट उसी रूट के आसपास क्रैश हुआ होगा जहां उसका सिविलियन रडार से आखिरी कांटेक्ट हुआ था। इसीलिए सर्च टीम को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी की तरफ भेजा गया। वॉरशिप्स, कोस्ट गार्ड वेसल्स, हेलीकॉप्टर्स और सर्विलांस एयरक्राफ्ट एक के बाद एक उस इलाके को खंगालने लगे। हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं एयरक्राफ्ट का कोई टुकड़ा, कोई लाइफ राफ्ट या कोई इमरजेंसी सिग्नल मिल जाएगा, लेकिन समुंदर सिर्फ एक ही जवाब दे रहा था, कुछ भी नहीं। ना तेल का निशान, ना एयरक्राफ्ट का मलबा, ना 239 लोगों का कोई पता। अगर इतना बड़ा बोइंग 777 यहीं क्रैश हुआ होता तो कुछ ना कुछ सबूत मिलना चाहिए था, लेकिन गल्फ ऑफ थाईलैंड खाली था और इसी खामोशी ने इन्वेस्टिगेटर्स को मजबूर कर दिया कि वो पूरी कहानी को शुरुआत से दोबारा देखें। शायद वो गलत जगह तलाश कर रहे थे। जब समुंदर में कोई सबूत नहीं मिला तो इन्वेस्टिगेटर्स ने हर अवेलेबल डेटा को दोबारा देखना शुरू किया। इसी दौरान एक ऐसा क्लू सामने आया जिसने इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन ही बदल दी। ये क्लू रडार से नहीं बल्कि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट से मिला। ये सैटेलाइट प्लेन को जीपीएस की तरह ट्रैक नहीं कर रही थी। उनके पास एयरक्राफ्ट की एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं थी, लेकिन एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट के बीच ऑटोमेटिक सिग्नल्स एक्सचेंज हो रहे थे। आप इसे सिंपल भाषा में ऐसे समझिए जैसे कोई सिस्टम बार बार पूछ रहा हो, मैं यहाँ हूँ, तुम सुन रहे हो, और सामने से जवाब आ रहा हो, हाँ मैं सुन रहा हूँ। इन सिग्नल्स में पैसेंजर्स की आवाज़ नहीं थी, कॉकपिट की बात नहीं थी, फ्लाइट्स की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं थी, लेकिन एक बात क्लियर थी, एयरक्राफ्ट के कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम्स अब भी एक्टिव थे। और सबसे शॉकिंग बात यह थी, जब दुनिया समझ रही थी कि MH370 कब का क्रैश हो चुका होगा, तब असल में वो एयरक्राफ्ट अब भी आसमान में था। अब सवाल ये नहीं था कि प्लेन तुरंत कहाँ गिरा, अब असली सवाल था वो 6 घंटे तक उड़ता कहाँ रहा। सैटेलाइट सिग्नल्स को समझना आसान नहीं था। एविएशन एक्सपर्ट्स, सैटेलाइट इंजीनियर्स और कई देशों के स्पेशलिस्ट ने मिलकर इस डेटा को एनालाइज किया। हर सिग्नल का टाइम, उसका पैटर्न और उसकी फ्रीक्वेंसी को बार बार स्टडी किया गया। धीरे धीरे एक तस्वीर सामने आने लगी। एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे कि MH370 ने अपना सफ़र उत्तर की तरफ नहीं बल्कि दक्षिण की तरफ जारी रखा था, सीधा हिंद महासागर के एक बहुत ही सुनसान हिस्से की तरफ। ये ऐसा इलाका था जहां आसपास हज़ारों किलोमीटर तक कोई एयरपोर्ट नहीं, कोई आसान रेस्क्यू रूट नहीं और मदद मिलना लगभग नामुमकिन था। अगर ये एनालिसिस सही था तो इसका मतलब था दुनिया इतने दिनों से गलत जगह पर तलाश कर रही थी। सर्च ऑपरेशन को पूरी तरह बदलना पड़ा। एयरक्राफ्ट, शिप्स, रिसर्च वेसल्स और कई देशों की टीम्स अब साउथ इंडियन ओशन की तरफ मुड़ने लगी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि जिस समुंदर में वो जवाब ढूंढने जा रहे थे वो धरती का सबसे मुश्किल और सबसे बेरहम समुद्रों में से एक था। अब पूरी दुनिया की नज़र एक जगह पर टिक गई थी, सदर्न इंडियन ओशन। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और कई दूसरे देशों ने मिलकर एक ऐसा सर्च ऑपरेशन शुरू किया जैसा कमर्शियल एविएशन की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा गया था। एयरक्राफ्ट आसमान से समुंदर को स्कैन कर रहे थे, शिप्स गहराइयों में सिग्नल ढूंढ रही थी, एडवांस सोनार सिस्टम, अंडर वाटर ड्रोन्स और हाईटेक इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया गया ताकि समुंदर के हज़ारों मीटर नीचे छुपे किसी भी निशान को ढूंढा जा सके। लेकिन जिस समुंदर में ये तलाश हो रही थी वो कोई आम समुंदर नहीं था। यहाँ मौसम कभी भी बदल सकता था, लहरें कई मीटर तक उठ सकती थी और समुंदर की गहराई कई जगहों पर इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ तक पहुँचना एक अलग ही मिशन था। दिन बीत गए, फिर हफ्ते, फिर महीने, लेकिन MH370 का मेन मलबा नहीं मिला। ना ब्लैक बॉक्स, ना फ्यूलेज,
न कॉकपिट। जैसे समंदर ने एयरक्राफ्ट के साथ साथ उस रात का सच भी अपनी गहराइयों में छुपा लिया हो। हर गुजरते दिन के साथ एक सवाल और गहरा होता जा रहा था, क्या इतना बड़ा बोइंग 777 सच में बिना कोई साफ निशान छोड़े गायब हो सकता है? महीनों तक चलने वाली तलाश के बाद भी MH370 का कोई बड़ा निशान नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा था शायद ये राज कभी नहीं सुलझेगा। लेकिन फिर लगभग 1.5 साल बाद हिंद महासागर के एक दूर स्थित टापू पर एयरक्राफ्ट का एक टुकड़ा मिला। पहले किसी को यकीन नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स ने उस टुकड़े की बारीकी से जांच की। हर मार्किंग, हर मेटल पैनल, हर स्ट्रक्चर को वेरीफाई किया गया और फिर वो खबर सामने आई जिसने दुनिया का ध्यान फिर एक बार MH730 की तरफ खींच लिया। ये टुकड़ा मलेशिया एयरलाइंस की बोइंग 777 से जुड़ा हुआ था। इसके बाद मोज़ाम्बिक, तंजानिया, मॉरिशस और मेडागास्कर के तटों पर भी एयरक्राफ्ट के और टुकड़े मिलने लगे। ये सबूत एक बात को मजबूत कर रहे थे कि MH730 का सफ़र सदर्न इंडियन ओशन में ही ख़त्म हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही था, अगर एयरक्राफ्ट के टुकड़े इतनी दूर दूर तक पहुंच गए तो उसका मेन मलबा कहाँ था? फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर्स कहाँ था? कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहाँ था? जब तक ये नहीं मिलते तब तक MH730 का राज अधूरा ही रहना था। MH730 के बारे में हज़ारों आर्टिकल्स लिखे गए, सैकड़ों डॉक्यूमेंट्रीज बनी और अनेक थियरीज सामने आई। लेकिन अगर हम सिर्फ वैल्यूएबल एविडेंस की बात करें तो कुछ बातें साफ दिखाई देती हैं। फ़्लाइट ने अपना ओरिजिनल रूट छोड़ दिया था। सिविलियन रडार से गायब होने के बाद एयरक्राफ्ट कई घंटों तक उड़ता रहा। सैटेलाइट सिग्नल्स ने कंफर्म किया कि उसका सफ़र तुरंत ख़त्म नहीं हुआ था और बाद में मिले एयरक्राफ्ट्स डेब्रिस ने सदर्न इंडियन ओशन वाली डायरेक्शन को और मजबूत किया। लेकिन इस सब के बाद भी सबसे ज़रूरी सवाल के जवाब आज भी नहीं मिले। फ़्लाइट ने रूट क्यों बदला? कॉकपिट में उस वक्त क्या हो रहा था? इमरजेंसी कॉल क्यों नहीं आई? और सबसे बड़ा सवाल, एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कौन कर रहा था? यहीं से फैक्ट्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगे और थियरीज शुरू होती हैं। लेकिन याद रखिए, थियरी सबूत नहीं होती, इसीलिए हम हर एक थियरी को सिर्फ उस एविडेंस के साथ देखेंगे जो उसके हक में और उसके खिलाफ मौजूद है। MH370 की सबसे ज़्यादा चर्चा होने वाली थियरी पायलट इन्वॉल्वमेंट की है। इसी थियरी के मुताबिक एयरक्राफ्ट का अचानक रूट बदलना और उसके बाद कई घंटों तक उड़ते रहना किसी इंसान के कंट्रोल के बिना मुश्किल लगता है। इसी वजह से इन्वेस्टिगेटर्स ने पायलट ज़हारी अहमद शाह और फर्स्ट ऑफिसर फ़ारीक अब्दुल्ला हमीद की बैकग्राउंड डिटेल्स में चेक की। उनके घरों की तलाशी ली गई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एग्जामिन किए गए, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल रिकॉर्ड और मेंटल स्टेट तक की जांच हुई। कैप्टन के घर पर एक फ़्लाइट सिमुलेटर भी मिला। इस बात ने मीडिया में कई सवाल खड़े कर दिए। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि सिमुलेटर पर ऐसे रूट मौजूद थे जो सदर्न इंडियन ओशन की तरफ जाते थे। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, सिमुलेटर पर किसी रूट का होना ये प्रूफ नहीं करता है कि वही रूट रियल फ़्लाइट में जानबूझकर फॉलो किया गया था। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन को ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला जो बिना किसी शक के ये कह सके कि पायलट ने ही एयरक्राफ्ट को डिलिबरेटली गायब किया। इसीलिए पायलट इन्वॉल्वमेंट आज भी सबसे डिस्कस्ड थियरी ज़रूर है, लेकिन प्रूवन फैक्ट नहीं। दूसरी थियरी किसी इंसान की नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट के अंदर हुई एक टेक्निकल इमरजेंसी की बात करती है। इस थियरी के मुताबिक हो सकता है कैबिन प्रेशर से जुड़ी कोई गंभीर प्रॉब्लम हुई हो। कमर्शियल एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं, इसीलिए कैबिन के अंदर प्रेशर मेंटेन किया जाता है ताकि पैसेंजर्स और क्रू नॉर्मल तरीके से सांस ले सके। अगर किसी वजह से ये प्रेशर अचानक ख़त्म हो जाए और समय पर ऑक्सीजन ना मिले तो कुछ ही मिनटों में इंसान बेहोश हो सकता है। इस कंडीशन को एविएशन में हाइपोक्सिया कहा जाता है। कुछ एक्सपर्ट्स ने ये पॉसिबिलिटी रखी कि शायद कॉकपिट और कैबिन में मौजूद लोग धीरे धीरे इनकैप्टिकेटेड हो गए हों और उसके बाद एयरक्राफ्ट ऑटो पायलट पर उतर रहा हो जब तक फ्यूल ख़त्म नहीं हुआ। ये थियरी एक चीज़ समझा सकती है, इमरजेंसी कॉल क्यों नहीं आई, लेकिन ये थियरी पूरी कहानी नहीं समझा सकती। सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर सब लोग बेहोश हो गए थे तो एयरक्राफ्ट ने अपना रूट बदला कैसे? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक फ़्लाइट ने एक मेजर डायरेक्शन चेंज किया था और ऐसा रूट चेंज ऑटो पायलट अपने आप नहीं करता। इसी वजह से हाइपोक्सिया थियरी कुछ सवालों का जवाब देती है, लेकिन MH370 का पूरा सच नहीं।
जब कोई एयरक्राफ्ट अचानक अपना रूट बदलता है तो सबसे पहला सवाल होता है, क्या ये हाईजैकिंग थी? MH370 के केस में ये थियरी शुरू से चर्चा में थी। अगर किसी ने कॉकपिट पर कब्जा किया हो तो एयरक्राफ्ट का रूट बदलना मुमकिन था। इसी वजह से इन्वेस्टिगेटर्स ने पैसेंजर्स की आइडेंटिटीज़ दोबारा वेरीफाई की, पासपोर्ट्स, ट्रैवल हिस्ट्री और बैकग्राउंड रिकॉर्ड्स चेक किए गए। शुरुआत में 2 पैसेंजर्स के स्टोलन पासपोर्ट्स की वजह से दुनिया भर में काफ़ी स्पेकुलेशंस हुई। कुछ लोगों ने इसे टेररिज्म से जोड़ दिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ऐसा क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिला जो उन पैसेंजर्स को डिसअपीयरेंस से डायरेक्टली कनेक्ट करे। किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जिम्मेदारी नहीं ली, ना कोई डिमांड सामने आई, ना कोई मैसेज, ना कोई कंफर्म्ड हाईजैकिंग एविडेंस। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने हाईजैकिंग की पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं किया, लेकिन उसे प्रूफ करने लायक मजबूत सबूत नहीं मिले। इसलिए हाईजैकिंग थियरी एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है, लेकिन कंफर्म्ड एक्सप्लेनेशन नहीं। एक और थियरी कहती है कि शायद MH370 किसी गंभीर टेक्निकल फेलियर का शिकार हुआ। एयरक्राफ्ट जितने एडवांस होते हैं उतने ही कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। इंजन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, हर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। अगर किसी एक क्रिटिकल सिस्टम में बड़ी फेलियर आ जाए तो उसका असर पूरे एयरक्राफ्ट पर पड़ सकता है। इन्वेस्टिगेटर्स ने इस पॉसिबिलिटी को भी देखा, लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी। अगर सिर्फ टेक्निकल फेलियर हुआ होता तो आम तौर पर पायलट्स इमरजेंसी डिक्लेयर करते, मेडे कॉल देते, या कम से कम एयर ट्रैफिक कंट्रोल को किसी प्रॉब्लम की इन्फॉर्मेशन देते। लेकिन MH730 के केस में ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। ना इमरजेंसी मैसेज, ना सिस्टम फेलियर रिपोर्ट, ना कोई कंक्लूसिव टेक्निकल एविडेंस। इसका मतलब ये नहीं कि टेक्निकल फेलियर इम्पॉसिबल था, लेकिन आज तक मिला एविडेंस इस थियरी को फाइनल आंसर के रूप में प्रूफ नहीं कर पाया, और इसी वजह से 10 साल से भी ज़्यादा वक्त बीतने के बाद भी MH370 का असली राज वहीं का वहीं है। एक ऐसा राज जिसका जवाब शायद उस एयरक्राफ्ट के ब्लैक बॉक्स के साथ आज भी समुद्र की गहराइयों में कहीं छुपा हुआ है। 10 साल से भी ज़्यादा वक्त बीत चुका है, दुनिया बदल गई, टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ गई, लेकिन MH370 का राज आज भी वहीं खड़ा है। एयरक्राफ्ट के कुछ टुकड़े ज़रूर मिले, लेकिन उसका मेन मलबा, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर आज तक नहीं मिल पाया। और शायद उन्हीं के अंदर वो जवाब छुपे हैं जिसकी तलाश दुनिया इतने सालों से कर रही है। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा एयरक्राफ्ट नहीं था, वो थे 239 लोग, 239 सपने, 239 परिवार और हज़ारों जिंदगियां जो 8 मार्च 2014 के बाद कभी पहले जैसी नहीं रही। किसी माँ ने अपने बेटे का इंतज़ार किया, किसी बच्चे ने अपने पिता का, किसी ने अपनी पत्नी का, किसी ने अपने दोस्त का, और कुछ लोग आज भी हर नई खबर के साथ एक छोटी सी उम्मीद जोड़ लेते हैं, शायद इस बार कोई जवाब मिल जाए, शायद इस बार वो मिल जाए जिसका इंतज़ार 10 सालों से है। लेकिन सच ये है, जब तक MH370 का मेन मलबा नहीं मिलता, जब तक ब्लैक बॉक्सेस नहीं मिलते, तब तक हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ देख सकते हैं, यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकते। और शायद इसीलिए MH370 सिर्फ एक मिसिंग फ़्लाइट की कहानी नहीं है, ये एक याद दिलाने वाली कहानी है कि इंसान चाहे टेक्नोलॉजी में कितना भी आगे बढ़ जाए, चाहे सैटेलाइट्स आसमान में हो, लेकिन तब तक ये फाइल खुली रहेगी। एक एयरक्राफ्ट, एक रूट जो बदल गया, एक सैटेलाइट सिग्नल, कुछ बिखरे हुए टुकड़े, और एक सवाल जो आज भी दुनिया से पूछ रहा है, MH370 के साथ हुआ क्या था? आप देख रहे हैं डार्क फाइल वर्ल्ड। हम जवाब देने का वादा नहीं करते, हम बस इतना वादा करते हैं कि हर डार्क फाइल बंद होने से पहले आप उस कहानी को उस नज़रिए से ज़रूर देखेंगे जिससे पहले कभी नहीं देखा। और आपको लगता है कि MH370 के साथ क्या हुआ, इसका कोई और मुमकिन जवाब हो सकता है, तो अपनी थियरी कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। मिलते हैं अगली डार्क फाइल में, तब तक सवाल पूछते रहिए, क्योंकि हर राज कभी ना कभी अपना निशान ज़रूर छोड़ता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।